नमस्कार सभी को। एक और किताब कंप्लीट की है। किताब का नाम है प्रोफेसर की डायरी और इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो सबसे पहले मैं आपको किताब के बारे में बताता हूँ कि किताब का कंटेंट क्या है, किस चीज़ के बारे में है। तो इसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अपने जीवन के उन कुछ लम्हों के बारे में लिखा है जो कि उन्होंने एक एडॉक फैकल्टी यानी कि आप कहें कि एक तरह से संविदा कर्मी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में बिताया और उन्होंने अपने अनुभव इस किताब में लिखे हैं। अगर एडॉक फैकल्टी या संविदा कर्मी को मैं आसान भाषा में कहूँ तो एक तरह से ठेके पर सरकार जो काम करवाना चाहती है वो किसी भी विभाग में हो, जैसे कि अभी वो शिक्षा विभाग में है तो उनको ठेके पर रखा गया है। ऐसे ही चिकित्सा विभाग में भी आजकल संविदा पे भर्तियां निकल रही हैं, एडॉक फैकल्टी रखी जा रही हैं और भी कई विभागों में जो सरकार ठेके पर रख करके और व्यक्तियों से काम करवाए, यानी कि वो परमानेंट नहीं है। उसके बारे में डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अपने अनुभव लिखे हैं। तो किताब की शुरुआत कुछ उम्दा पंक्तियों से डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने की है। पंक्तियाँ लिखी हैं फ़हमीदा रियाज ने और इन पंक्तियों को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे ज़िंदा हो वह लम्हा तुमसे ज़िंदा है, यह वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये किताब मैंने कंप्लीट तो कई दिन पहले कर ली थी, लेकिन वीडियो शूट करने के लिए समय अभी मिला है। तो किताब के अंदर कंटेंट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपनी भूमिका में कुछ लाइन लिखी हैं कि जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की बहादुरी के किस्से गाए जाते रहेंगे। पंक्तियों का मतलब सीधा सा है, यानी कि व्यक्ति को अपना इतिहास कई बार खुद लिखना पड़ता है। कमज़ोर लोगों का इतिहास दूसरों के द्वारा, यानी कि जो मजबूत समाज है उनके द्वारा लिखा जाएगा, तब तक जो कमज़ोर लोग हैं उनकी बहादुरी दिखाई ही नहीं जाएगी। इस तरीके से और भी कुछ लाइनें हैं जो कि इस किताब की बहुत ही चर्चित लाइनें हैं। सोशल मीडिया पर भी यह किताब बहुत चर्चित है और उन लाइनों के साथ इस किताब को प्रमोट किया जाता है। वो लाइन है, एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। तो ये इनकी भूमिका में कुछ लाइन्स थी और आगे फिर इन्होंने इस किताब को अगस्त 2010 से जो डायरी है उसमें लिख रहे हैं। तो पहला चैप्टर इनका अगस्त 2010 की यूं शुरू हुई कहानी से शुरू होता है, नामक चैप्टर से शुरू होता है और फिर एक चैप्टर का नाम है दरवाजे पर दस्तक। और इस चैप्टर में कुछ लाइन्स हैं कि झुलसाती लू से तपती ही दोपहरिया से भैंस, झुलसाती लू से तपती दोपहरिया में भैंस, गाय व बकरी चराने, बारिश में भीग कर धान की रोपाई निराई करने, सर्द आधी रात में गेहूं के खेत में पानी भरने में मर खप गई पीढ़ियों ने शायद ही कभी बहुत बड़े ख्वाब देखे। तो एक्चुअली में ये जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं जो कि ज़मींदार कह सकते हैं, मज़दूर पृष्ठभूमि से कह सकते हैं, जहाँ पर भैंस गाय बकरी का चराने का काम होता है, धान की रोपाई निराई का काम होता है और सर्द आधी रात में गेहूं के खेत में पानी देने का काम होता है। कुछ इस तरह की उनकी पीढ़ियाँ खपी हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ऐसे अपने परिवार में प्रथम व्यक्ति हैं जो कि नेट JRF उन्होंने किया है हिंदी सब्जेक्ट से और नेट JRF करने के बाद वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। तो
पहली पीढ़ी का कोई युवा जिस दिन इन प्रयोगशालाओं से निकलकर शिक्षक बनता है, वह इस सभ्यता के माथे पर एक लकीर खींच देता है। अगला चैप्टर है सजर पर घोंसला। इसमें लिखते हैं कि 21 साल की ज़िंदगी में ऐसी चमकती सुबह कम ही हुई, पीढ़ियाँ अंधेरों में खप गईं ताकि हम रोशनी निहार सकें। यकीन था कि वह सुबह कभी तो आएगी। तो 21 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर की उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी और यहाँ तक पहुँचने में उनकी कई पीढ़ियाँ खपी हैं। ऑब्वियसली जो प्रथम पीढ़ी का जो बंदा होता है उसे वहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा जोर लगाना होता है। प्रथम पीढ़ी का मतलब है उससे पहली हुई पीढ़ियाँ जिस तरीके से चली आ रही थीं उसी तरीके से थीं। अब जब परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से या निम्न वर्गीय परिवार से जब मध्यम वर्गीय में या मध्यम वर्गीय परिवार का बंदा कोई उच्च वर्गीय परिवार में शिफ्ट होता है तो सबसे ज़्यादा मेहनत उस बंदे को करनी होती है, ये कहना चाहते हैं। आगे इसमें है कि तालीम नई नस्लों को सवाल करने की ताकत देती है। जो शिक्षा है वो सवाल करने की आदत पैदा करती है। तो उनको जब जॉइनिंग लेटर मिल गया है, जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद कुछ लिख रहे हैं कि अपनी डायरी में, ऊपर मेरा नाम और नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ था। खुद के होने का नया एहसास था। इसके पहले ऐसा तब हुआ था जब जेआरएफ क्वालिफाई किया था। चाचा जी को तब सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से हुई थी कि अब हर महीने पैसा तो नहीं मांगेगा। खुश भी क्यों ना हो, अपनी क्षमता से आगे जाकर जाने कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया। चाचा ना होते तो क्वेश्चन मार्क। फक्कड़ पिता के पास तो बस दो चीज़ें थीं जिसे दिल खोल कर देने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, निश्चिंतता और निडरता। उनके लिए डिग्रियां कोई खास अहमियत नहीं रखती थीं। वे समाजवादी क्रांति के स्वप्न दृष्टा कॉमरेड थे। उस दिन सबसे ज़्यादा खुश हुई मेरी अम्मा। वह बोली, जेआरएफ के लैला बहुत अच्छा हो, लेकिन बीएड के लहले होता तो अब ले प्राइमरी स्कूल में मास्टर बन गए होता। क्योंकि वो भोजपुरी भाषा में शायद ये लिखा है। तो उनकी माँ कहना चाह रही हैं कि जेआरएफ हो गया तो अच्छा है, लेकिन अगर बीएड कर लेता तो बीएड करने के बाद प्राइमरी स्कूल में मास्टर बन जाता। क्योंकि निम्न वर्गीय परिवार की माएँ जिस पृष्ठभूमि से आती हैं उनको इतना ज़्यादा उच्च शिक्षा के बारे में नॉलेज होता नहीं है। तो जब जेआरएफ के थ्रू उन्होंने ये जॉब ज्वाइन की तो उनकी माँ कह रही हैं कि जेआरएफ ठीक है हो गया, लेकिन इससे अच्छा होता तो बीएड करके और प्राइमरी टीचर बन जाता। तो ये नहीं पता है उनका बच्चा संविदा पर ही सही लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए। और जेआरएफ कई मायनों में प्राइमरी मास्टर से काफ़ी ऊंचा और काफ़ी मेहनत करनी होती है उस एग्ज़ाम को निकालने में। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। और ये सवाल डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ही नहीं, उन जैसे कई निम्न वर्गीय परिवारों की सामने, उनके बच्चों के सामने ये सवाल प्रकट होता है कि एक जोक भी चलता है सोशल मीडिया पर कि किसी बंदे का आईएएस में सिलेक्शन होता है, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, तो गांव में दो बुजुर्ग बात कर रहे होते हैं, क्या आईएएस बनाएं, इससे तो अच्छा पटवारी बन जाता है। कि ये बातें तभी होती हैं जब उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। आगे इसमें जातिवाद के ऊपर भी है कुछ कि पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद, क्षेत्रवाद, सामंतवाद, पितृसत्ता जैसे संस्कारों से कहाँ उबर पाते हैं, जहाँ गए बीज बोया और फिर क्या कुंठा और अहम की फसल ले लाने लगती है। तो जातिवाद का जहर तो है ही हमारी समाज में। अगले चैप्टर का नाम है आईने में प्रोफेसर। और इस चैप्टर में कुछ लाइंस, पता है कलम किताब ने मेरे लिए आज ज़िंदगी का नया अध्याय लिख दिया। आज का दिन मेरे लिए ऐसा रहा गोया भूमिहीन मजदूर के हिस्से ज़मीन का टुकड़ा आ गया हो। आज उस खेत को मन भर निहार कर फसलों की अपार संभावनाएं संजो कर घर लौटा हूँ। मेरी उम्र के हर नौजवान को ऐसे मौके नहीं मिल पाते। मेरे जैसे अनगिनत युवाओं को मौजूदा व्यवस्था के अनगिनत इम्तिहान रौंद कर घर लौटने को मजबूर कर देते हैं। तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। अगला चैप्टर है क्लासरूम और क्रांति। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपने आप में अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि वो नियमित रूप से क्लासें लेते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो क्लासरूम में जा कर के
कैसा उनको मतलब कैसा काम है उनका, तो कक्षा में जाकर पढ़ाना, अपने पढ़े हुए को दोबारा जीने जैसा एहसास देने लगा। एक इसमें पद आया है कि लीक लीक सब कोई चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ कर तीन चलें, शायर सूर सपूत। तो अब क्योंकि जब वो संविदा पर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पे परमानेंट हैं, तो परमानेंट लोग अपनी रौब जमा के तो रखते हैं संविदा वालों पर, तो उनके कुछ मनमुटाव पैदा होने लगे परमानेंट और एडॉक के बीच में, यानी कि संविदा कर्मियों के बीच में। तो उन इस पर लाइन लिखते हैं कि जिस पाँव के नीचे गर्दन दबी हो, उस पाँव को सहलाना ही समझदारी है। अगला चैप्टर है शोध निर्देशक ऐसे भी। इसमें शिक्षा के ऊपर लिखते हैं, शिक्षक के ऊपर लिखते हैं कि शिक्षक उस वैद्य की तरह है जिसे अपने विद्यार्थी के लिए जिंदगी की बेतरतीब वनस्पतियों में से ज्ञान व विवेक की औषधि को पहचानने की कला सिखाना है। शिक्षक का कार्य काफ़ी अच्छा और समाज को एक सकारात्मक रवैया देने का काम करता है, वो ये कहना चाहते हैं। इस तरीके से कई चैप्टर और हैं, जिसमें से एक चैप्टर है सुपरवाइज़र की तंगी, जिसको उन्होंने लिखा है 18 अप्रैल 2011 को, ये बात वो अपनी डायरी में लिखते हैं। और इस चैप्टर में एक लाइन है कि किसी गांव कस्बे से चलकर जब किसी युवा के सामने यह व्यवस्था अपना ज़मीर बेचकर नौकर, चापलूस या लठैत बनने को मजबूर कर दे, तो अक्सर ख्वाबों के आगे ज़मीर हार जाता है ना। तो अगला चैप्टर है जाति जो जाति नहीं, जाति के ऊपर इसमें कास्टिज्म के ऊपर काफ़ी तंज हैं। अगला चैप्टर है राकेश के हनुमान। और फिर अगला चैप्टर है तुम्हारा पूरा नाम क्या। इसका मतलब कोई डॉक्टर लक्ष्मण यादव से पूछना चाह रहा है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, और जब जब आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो समझ लेना वो नाम आपकी जाति को पूछने के लिए पूछा जा रहा है। इस चैप्टर में अरे हाँ सर ऐसी ही बात है, इतना हम भी समझते हैं, आप जैसों से ही लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दरअसल मैं दलित परिवार से आता हूँ और मुझे उस पर नाज है। तो इसमें कोई राकेश नाम का बंदा है और वो अपना परिचय डॉक्टर लक्ष्मण यादव को दे रहा होता है। एक और चैप्टर है प्रोटेस्ट में फैज। इस चैप्टर में लाइन है कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, मेरे भी लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कहीं, तो उस प्रोटेस्ट में ये लाइनें पढ़ी जाती हैं। एक और लाइन है कि ये इस बात के ऊपर है कि हमारे समाज में कई कार्यों को बहुत छोटा माना जाता है, कई कार्यों को बहुत उच्च दर्जे का माना जाता है। एक्चुअली में कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम उच्च दर्जे का नहीं होता, लेकिन हमारा समाज है उच्च दर्जे के नाम के आगे साहब लगा के चलता है, और जो जिन कामों को समाज छोटा मानता है उनको वैसे ही सलूक किया जाता है। तो उसके ऊपर है कि साहब, हमारा समाज हर पेशे को साहब का तमगा नहीं देता। मोची साहब, दर्जी साहब, नाई साहब, धोबी साहब और तेली साहब, जुल्हा साहब, मेहतर साहब, चरवाहा जी, मज़दूर साहब, किसान हुजूर कभी नहीं सुना होगा आपने ये साहबी हर मेहनत कश पेशे के किस हिस्से कहाँ। कलम किताब को करनी वसूले, कुदाल फावड़े से बड़ा मानता है हमारा समाज। इसलिए निकम्मे भी कलम किताब के नाम पर इज्जत पाते हैं, जबकि मेहनत कश आम आवाम अक्सर उतनी भी इज्जत नहीं पाती जितनी की हकदार उनकी मेहनत होती है। तो ये कहना चाहते हैं, इनमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहना चाहते हैं कि भाई काम सारे इज्जतदारी होते हैं। जितनी इज्जत आप शिक्षक को दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को दे रहे हो, आईएएस को दे रहे हो, उतनी ही इज्जत एक मोची को भी दो, उतनी इज्जत एक जुलाहा को भी दो, तेली को भी दो, क्योंकि काम वो भी एक इज्जत वाला ही है। अगला चैप्टर है, चैप्टर तो बहुत हैं लेकिन आपको
एक चैप्टर आता है रंजन कुमार की नसीहत। डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक इस प्रकार की शख्सियत हैं कि जो अपना खुद का विचार रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं। एक तरीके से जो परमानेंट प्रोफेसर्स उनको अपने नीचे दबा के रखना चाहते हैं, उनसे वो दबते नहीं हैं। तो एक रंजन कुमार उनके साथी हैं, उनको नसीहत देते हैं कि भाई तू इतना मत बोला कर, जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वाले कह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैसा ही कर लिया कर, अपनी ज़ुबान ज़्यादा मत चलाया कर। तो वो नसीहत दे रहे हैं। नसीहत में कुछ लाइन हैं। तो ये चर्चा डॉक्टर लक्ष्मण यादव और उनके पिताजी के बीच में है। तो पिताजी डॉक्टर लक्ष्मण यादव को कहते हैं, किसी से कभी दबना मत बेटा, नौकरी है, ज़िंदगी थोड़े है, ज़मीर और खुददारी से बड़ा कुछ नहीं है। पिताजी का कॉमरेड होना अब हिम्मत का पर्याय बन चुका था। बड़े चाचा कबीरपंथी सतगुरु के शिष्य थे, तो हमेशा एक बात कहते, जो होगा सब अच्छा ही होगा, बस तुम अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते चले जाओ। जिंदा ज़मीर और खरी खुददारी के लिए अब और क्या चाहिए। बस इसी तेवर ने यह तय कर लिया, किसी के रहमो करम से ना यहाँ तक आए हैं और ना किसी के सामने झुकेंगे। अपने दम पर अब तक यहाँ का ये सफ़र तय किया है, तो आगे भी चलकर जाएंगे। लिखने पढ़ने व बोलने को ही अपना वजूद बना दिया। तय किया कि एक शानदार प्रोफेसर बनने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने ज़मीर और ज़ुबान से समझौता कभी ना होने देंगे। तो इस तरीके से वो अपने विचारों को, जो उनके विचार थे, उनको बड़ी बेबाकी से वो प्रकट करते हैं। वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। इसमें और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि उस दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं के साथ जो परमानेंट प्रोफेसर्स हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं। ऑब्वियसली जब बात संविदा कर्मियों की हो या फिर कुछ ऐसी जगह हो, तो महिलाओं का शोषण किया जाता है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने लिखा है। अगले चैप्टर का नाम है राजू से राम जन्म की कहानी। तो उनको लक्ष्मण यादव को कई बार ऐसा लगने लगता है कि अब मैं इस नौकरी से थक चुका हूँ, तो उनके मन में ये पसोपेश चल रही है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जितनी भी संविदा कर्मी की भर्तियाँ उनमें सरकार एक बात कहती है कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा अगर आपका काम अच्छा दिखा। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को भी ये उम्मीद होती है कि मैं परमानेंट होऊंगा भविष्य में जाकर के, लेकिन वो परमानेंट हो नहीं पाते, क्योंकि वो जिस बेबाकी से बात करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, वो परमानेंट प्रोफेसर्स जो उनका इंटरव्यू लेते हैं उनको अखरता है। तो इस वजह से वो परमानेंट हो नहीं पाते। तो कई बार उनको निराशा अनुभव होती है। तो निराशा अनुभव की हुई लाइनें हैं कि बस गांव नहीं लौटना चाहते, गांव हमारे लिए जातिवाद सामंतवाद के अंधे कुएं हैं। तो ऑब्वियसली गांव में जातिवाद का थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। अगला चैप्टर है करियर और मातृत्व से नाम से, और उससे अगला है प्रोफेसर कुंजी और रपट। हाँ, तो मैं जो अभी बोल रहा था कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में है। तो एक बिमला नाम की प्रोफेसर हैं, जो कि अपना जॉब कर रही होती हैं, लेकिन उनका के साथ कुछ प्रोफेसर्स दुर्व्यवहार करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो जो महिला प्रोफेसर हैं वो इस बात को ओपन कर देती हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि जब वह ओपन कर देती हैं तो कुछ दिन के लिए जो TIC है, यानी कि कोई पद है उसमें, कि कुछ दिन के लिए TIC को छुट्टी पर भेज दिया गया। वह लौटा तो एक किताब और 2 लेख लिख चुका था, जिससे उसका प्रमोशन हो गया। अब वह जेंडर सेंसिटिविटी सेल का इंचार्ज बना दिया गया। यानी कि बिमला ने जिस प्रोफेसर पर आरोप लगाए थे कि इस बंदे ने मेरा यौन शोषण करने का प्रयास किया है लालच दे करके, वो प्रोफेसर छुट्टी पर चले गए। उसके बाद उन्होंने एक किताब और 2 लेख लिखे, और जिन पर आरोप लगे उनको ही जेंडर सेंसिटिविटी सेल का इंचार्ज बना दिया गया। हमारे विभाग के पुराने लोग 2 प्रोफेसरों का किस्सा सुनाते थे। एक प्रोफेसर राम खेलावन तिवारी ने एक शोधार्थी को मैसेज भेज दिया था। इनकी शोधार्थी वहाँ पर लड़की होती है, वह लड़की लड़ गई
प्रोफेसर को जबरन रिटायर करवा दिया गया। दूसरे प्रोफेसर गजोधर रंजन ने भी ऐसा ही कुछ किया तो लड़की ने हरियाणा के अपने गांव में सबको बता दिया। अगले दिन विवेकानंद की मूर्ति से लेकर पुराने कन्वोकेशन हॉल तक दौड़ा दौड़ा कर अधेड़ प्रोफेसर की को लतियाया गया। प्रोफेसर रिपोर्ट लिखवाने गए। पूछा गया कि आपने किसी को पहचाना, तो बोले कि मुंह पर ही सबसे ज़्यादा मार रहे थे। कुछ दिन बाद उसने शोध संस्था रजिस्टर करवा ली, 1.5 दर्जन कुंजियाँ लिखीं जिससे विद्यार्थियों को खरीदने से प्रोफेसर ही मना करते हैं। उसने धुआंधार सेमिनार करवाए। अब वह सीनियर मोस्ट है और इंटरव्यू लेने जाता है। यानी कि जिन प्रोफेसर पर आरोप लग रहे हैं उन्हीं प्रोफेसर्स को उच्च पदों पर बिठाया जा रहा है, उनके लेख भी छप रहे हैं, और जिन महिलाओं ने उन पर आरोप लगाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन प्रोफेसर के खिलाफ। रघु दा ने हमारे विभाग के एक बारे में बताया कि प्रोफेसर जैनेंद्र तो बदनाम थे, उनका नाड़ा बहुत ढीला था, आज जाने कितनों का ढीला है। उनका स्कूटर उनसे बड़ा था। प्रोफेसर जैनेंद्र के स्कूटर ने कई लोगों को डीयू में परमानेंट प्रोफेसर बना दिया। तो एक्चुअली में होता क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने किताब में लिखा है कि जो एडॉक फैकल्टी के इंटरव्यू होते थे, उन एडॉक फैकल्टी के पदों पर परमानेंट प्रोफेसर के चहेतों का ही सिलेक्शन हो पाता था, क्योंकि ये अंदर की बातें होती हैं और जब एक पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होती है, ये जो सिलेक्शन वाली बात होती है, तो अपनों का ही सिलेक्शन कर लिया जाता है उसमें। तो आगे लिखते हैं कि मगर उनसे आगे तो ये जेएनयू वाले अयोध्या सिंह को ही देख लो। अयोध्या सिंह ने अपने भाई जो बीएचयू में थे उनको एक चिट्ठी लिखी कि तुमने सागर यूनिवर्सिटी के लिए जिसकी पैरवी की थी उसे कुछ आता जाता ही नहीं, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। चूँकि तुमसे वादा कर दिया था, जुबान दे दी थी, तो उसका परमानेंट कर आया हूँ, लेकिन आइंदा ध्यान रखना ऐसे लोगों की पैरवी मत किया करो। अरे भाई, कैंपस के भीतर एक अलग समीकरण चलता रहता है, जिसकी कमर लचकदार नहीं है वे सिस्टम में फिट नहीं है। सरकारें बाद में बदलती हैं, ये प्रोफेसर सबसे पहले रंग बदलते हैं। कल के कम्युनिस्ट सबसे पहले कांग्रेसी हुए, अब उनमें से अधिकांश संघ में हैं। जाने कितने सामाजिक न्याय वाले भी संघम शरणम हैं। वे ही सब जगह सिलेक्शन कमेटी में जाते हैं, सब कमेटी में रहते हैं। जो ये सब नहीं कर पाते वे केवल एक अच्छे शिक्षक बनकर कक्षाओं और ईएमआई वाले घर और गाड़ी के बीच जी रहे होते हैं। यानी कि जो प्रोफेसर वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं, एडॉक फैकल्टी का जो सिलेक्शन है वो पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, वो एक अच्छे शिक्षक बनकर कक्षाओं और ईएमआई वाले घर और गाड़ी के बीच में जी रहे होते हैं। तो बिमला की नौकरी तो चली गई, मगर वह जो कुछ अपने साथ बचा कर ले जा सकती थी लेकर अपने पति के घर गृहिणी बनने मुंबई चली गई। फिर ना बिमला लौटी और ना उसका किस्सा। तो यहाँ पे बिमला एक कद्दावर लेडीज़ हैं जो अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती हैं। अगला चैप्टर है प्रोफेसर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ये सब प्रोफेसर हैं, कई प्रोफेसर्स का जिक्र है, मगर इनके बच्चे वह पढ़ाई नहीं पढ़ते जिन्हें ये पढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें सब हकीकत पता है, अपने पढ़ाने की भी और बाकी सब की भी। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब करना, जानबूझकर कौन आग में कूदता है भला। तो एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव की प्रोफेसर जो परमानेंट प्रोफेसर्स हैं और जो नंबर 2 तरीके से एडॉक फैकल्टी का सिलेक्शन करते हैं, उन्हें पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या भारत के विश्वविद्यालयों का क्या हाल है, इसलिए वह अपने बच्चों को भारत में नहीं पढ़ाते, वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। इस प्रक्रिया पर भी यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था में यह सवाल कभी नहीं उठाया गया कि 10वीं और 12वीं में लड़कियां अव्वल आती हैं, लड़कों से ज़्यादा तादाद में पास होती हैं, मगर 12वीं के बाद वे लड़कियां कहाँ गुम हो जाती हैं। डिग्री कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में उसी अनुपात में लड़कियां क्यों नहीं पहुंच पाती। पीएचडी की डिग्रियां लेने वाली लड़कियां लड़कों की तुलना में चौथा ही क्यों होती हैं। सरकारी दस्तावेजों में टूटे ख्वाबों के लिए कोई जगह नहीं होती। रजिस्टर के पन्ने जज्बातों को नहीं, आंकड़ों और गिनतियों को ही दर्ज करते हैं। ये भी बहुत अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया है कि 10th 12th में लड़कियाँ खूब टॉपर होती हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में बहुत कम प्रवेश लेती हैं। जो ग्रेजुएशन में प्रवेश ले लेती हैं वो फिर मास्टर की डिग्रियों में रह जाती हैं, मतलब कि उनको आगे की पढ़ाई नहीं करने दी जाती, या पता नहीं क्या। यह समाज को, आप जैसे पाठकगणों को सोचना चाहिए कि क्यों जैसे जैसे उच्च शिक्षा में आगे बढ़ते हैं महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। अगले चैप्टर का नाम है
URDF एक कामयाब कोशिश। हाँ, ये चैप्टर है इसके बारे में कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में जब हम आरक्षण की बात करते हैं या फिर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि हर समाज को उसके संख्या के अनुपात में पद मिलने चाहिए। तो अगर विश्वविद्यालयों की देखा जाए तो जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी क्यों के हिसाब से उनकी जनसंख्या के अनुपात में जनरल कैटेगरी के अलावा ओबीसी, एससी और एसटी के जितने भी जातियां हैं उनके प्रोफेसर्स की संख्या काफ़ी कम है। तो इन्होंने इस मुद्दे को इस चैप्टर में उठाया है। लिखते हैं कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, ये जानकारी डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने आरटीआई के तहत मंगाई थी। तो उस आरटीआई में ये जानकारी खोल करके सामने आई थी कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। एससी और एसटी भी नाम मात्र के हैं। कुलपतियों का आंकड़ा देने से मना करते हुए यूजीसी ने कहा कि कुलपति सिंगल पोस्ट यानी एकल पद है, इस पद पर आरक्षण लागू नहीं होता। एक और किसी महानुभाव ने आरटीआई लगाई और उसमें यह जानकारी सामने आई कि बाद में एक आंकड़ा किसी और की आरटीआई के सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित हुआ। इसके मुताबिक देश के कुल 596 कुलपतियों में 6 एससी, 6 एसटी और 36 कुलपति ओबीसी हैं। बाकी सभी सवर्ण हैं। आज़ादी के 6-7 दशक बाद भी विश्वविद्यालय के कैंपस सबके कैंपस नहीं बन सके। तो ये काफ़ी बड़ा सामाजिक मुद्दा है, इन पर आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अगला है रोस्टर का मसला नाम से चैप्टर। उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू होने के बाद पदों के आरक्षित क्रम सूची को रोस्टर कहते हैं, यानी कि सभी स्वीकृत पदों का वह व्यवस्थित क्रम जिससे 15% एससी, 7.5% एसटी और 27% पद ओबीसी के पद सुनिश्चित होते हैं। तो ये जो रोस्टर होता है कि कितने पद किस कैटेगरी के बनेंगे। अगला चैप्टर है रोस्टर आंदोलन की पटकथा नाम से। शिक्षक आंदोलन में जय भीम कहना गलत और छुपाना सही सही, ये भी एक चैप्टर का नाम है। इसमें इस चैप्टर में इन्होंने एक मुद्दे का जिक्र किया है कि एग्जामिनर यूनिवर्सिटीज़ में कॉपीज चेक कैसे करते हैं स्टूडेंट्स की। सबको पता है कि कितने हल्के हाथ से कॉपियाँ चेक होती हैं। जिन्होंने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पेपर लिखे होंगे तो ये लिखते हैं कि मेरे को एग्जामिनर 5वां बंडल लेकर आए थे। उनसे मैंने दूसरे बंडल की एक कॉपी दिखाते हुए पूछा, सर आपने इस बच्चे को 2 जगह नंबर दे दिए जबकि उसने एक ही सवाल का जवाब 2 जगह लिखा है। अरे, तो वो प्रोफेसर कहते हैं, अरे ऐसा क्या, चलो कोई बात नहीं लक्ष्मण, 2 बार लिखने में मेहनत तो की, दे दो नंबर, है ना। तो इस तरीके से कॉलेजों में नंबर बांटे जाते हैं, कॉपीज़ को ढंग से चेक नहीं किया जाता। इसमें ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहना चाहते हैं। अगला चैप्टर है जहाँ शहीद आजम कैद थे। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि राजा के लिए सबसे सुकून तब होता है जब लड़ाई प्रजा प्रजा के बीच ही होती रहे, फिर राजा पर उंगली कौन उठाए। तो ये होता है कई बार सरकारें भी जब आंदोलन कर रहे होते हैं तो दोनों आंदोलनकारियों में ही आपस में झगड़ा करवा देते हैं और वो जो आंदोलन है 2 गुटों में बट जाता है और आपस में लड़ करके ख़त्म हो जाता है। अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है तो उसके ऊपर ये लिखा है। और एक बार ये भी लिखते हैं कि अगर ज़्यादा डराए जाने पर अक्सर डर ही खत्म हो जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है तो फिर उस व्यक्ति का डर भी खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर है जो सर रखते हैं सर के भीतर मगज रखते हैं। आज बीएचयू के हिंदी विभाग का रिजल्ट आया है। इंटरव्यू होने से पहले जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही थी वे सभी परमानेंट कर दिए गए। यानी कि बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंटरव्यू चल रहे होते हैं तो उन इंटरव्यू में भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू से पहले डॉक्टर लक्ष्मण यादव को कुछ उनके दोस्त बताते हैं कि इन लोगों का सिलेक्शन होना है, हमारे तुम्हारे इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होता। तो रिजल्ट के बाद भी वही होता है जो उनके दोस्त कहते हैं कि इनका सिलेक्शन होगा, उन्हीं का होता है। तो इसके ऊपर लिखते हैं
यह एक कदम साफ है, देश भर के विश्वविद्यालय शिक्षक बनने का ख्वाब पाले युवाओं के लिए कब्र का गाहा बन चुके हैं। अगला चैप्टर है बेचने वाले ने गुलशन बेच डाला। तो इसमें जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी खामियों का वर्णन किया है कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन सी खामियां हैं। देखो, नई शिक्षा नीति में काफ़ी अच्छाई है, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने उन कुछ खामियों का जिक्र किया है, जिनमें से कुछ लाइनों में उन्होंने लिखा है कि मगर ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, हिफा से लोन लेना है, स्वयं ऐप से ऑनलाइन 40% टीचिंग है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इन सब का क्या दो व्यक्तियों के बीच में चर्चा चल रही होती है। तो इसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव इन लाइनों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराते हैं कि नई शिक्षा नीति में भी कई सुधारों की ज़रूरत है। तो एक और चैप्टर आता है इसमें, इनसे कोई प्रूफ मांग रहा होता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये अंदर खेल चल रहा है, कि जो एडॉक फैकल्टी के सिलेक्शन हो रहे हैं या एडॉक फैकल्टी अब परमानेंट हो रही हैं तो उनमें पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, इसके बारे में प्रूफ क्या है। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि प्रूफ तो इस बात का भी नहीं है कि मंदिर वहीं था, मगर वहीं बन रहा है ना। क्या कहा कोर्ट ने जनभावना। तो जिस बात का प्रूफ ना हो तो इसका मतलब है सब गलत थोड़े हैं। अब सुनो, एक दिन में 150 लोगों का इंटरव्यू यूँ ही हो रहा है, सब ऊपर से नीचे तक सेट है मामला। तुम तो अपना देखना, सुना है तुम्हारे यहाँ का प्रिंसिपल शिक्षक प्रभाग का दिल्ली प्रमुख है, उसे भेजा ही गया है वहाँ खास मकसद से। अपना देख लेना भैया, मेरा फ़र्ज़ है आगाह करना। जब सब जानते ही हैं तो इंटरव्यू देना छोड़ क्यों नहीं देते। अब छोड़िए सर, इन बातों को कोई साबित तो कर नहीं सकता, बस लोग उड़ाते रहते हैं। सुनो, इसको देखो, इसका यहाँ हो जाएगा देखना। बंसराज कॉलेज में इसका नहीं हुआ क्योंकि वहाँ उसकी प्रिंसिपल मैडम ने उसका कर दिया जो उनका सबसे प्रिय चेला था। किसी भ्रम में मत रहना, रियलिस्टिक रहना। ये कैंपस बर्बाद हो चुके हैं, मैं हर लेवल की बर्बादी देखते रहना चाहता हूँ, इसलिए हर एक इंटरव्यू देने ऐसे ही आता रहूँगा ताकि मारने के समय सबका चेहरा याद रखूँ। वैसा मर गया ना समरवीर, किसने मारा उसे, सब मरेंगे। तो इस तरीके से इसमें कई चीज़ें हैं। तो करीब 14 या 14.5 साल तक डॉक्टर लक्ष्मण यादव एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर संविदा पर यानी कि ठेके पर दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि किसी न किसी दिन मैं परमानेंट हो जाऊंगा। लेकिन वह परमानेंट हो नहीं पाते, तो अंत में वह अपनी जॉब छोड़ देते हैं और लिखते हैं कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो इस तरीके से ये किताब है, प्रोफेसर की डायरी। अगर आपको ये लाइंस कुछ अच्छी लगी हो तो ज़रूर पढ़ना। तो इसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहना चाहते हैं कि जो आज कल कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूली शिक्षा में जो शिक्षा की हालात है, क्या वह हालात ठेके पर रखे गए इन शिक्षा कर्मियों के माध्यम से सुधारी जा सकती है। अगर नहीं सुधारी जा सकती है तो इसका इलाज क्या है, क्योंकि इस पूरी किताब में यही उल्लेख है कि किस तरीके से एडॉक फैकल्टी को यानी कि ठेके पर जो संविदा कर्मी रखे गए हैं उनके साथ परमानेंट वाले किस तरह व्यवहार करते हैं। और अगर संविदा कर्मियों को रखने से इस व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता तो फिर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण यादव तो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आप परमानेंट भर्ती निकालिए, ये संविदा कर्मी वाली ख़त्म कीजिए। तो क्या परमानेंट भर्ती निकालना उन पर शिक्षा कर्मियों की यानी कि प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्कूलों में टीचर्स की भर्ती करना उसका सॉल्यूशन है? मेरे हिसाब से परमानेंट भर्तियों के साथ साथ सरकार को एक काम ज़रूर करना चाहिए, टीचरों को कोई ना कोई इंसेंटिव या प्रेरणा मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा काम रखना चाहिए कि जो टीचर्स अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, वास्तव में सुधार लाना चाह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए कुछ प्रेरणादायी इंसेंटिव, जिनसे कि क्योंकि शिक्षा विभाग में या किसी भी विभाग में केवल 4 से 5% लोग होते हैं जो वास्तव में उनके
मन के अकॉर्डिंग वो शिक्षा व्यवस्था में या उस विभाग में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला देना चाहते हैं। उसके अलावा लोग तो, बाकी लोग तो ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, चल रहा है वैसा ठीक है। तो उनके लिए सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि लोग सकारात्मक बदलाव लाएं शिक्षा के लिए। तो इस किताब में इस चीज़ जो संविदा कर्मी हैं उनकी समस्याओं का उल्लेख किया गया है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। अगर आपको किताब अच्छी लगे तो पढ़ो, काफ़ी अच्छी किताब है। लेकिन इसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एक जो कमी मेरे को लगी, इसमें सिर्फ अपनी अपनी समस्याओं का जिक्र किया है, समाधान नहीं दिया कि क्या मतलब अगर संविदा कर्मियों की भर्तियां बंद कर दी जाएं, क्या हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का इससे समाधान हो जाएगा? क्योंकि हम भी जब कॉलेज में थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी सेम हालात थे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स ख़राब थे, 5-10% लोग अच्छे भी थे, अच्छे टीचर्स भी थे जो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रहे थे। लेकिन 90% लोग ऐसे ही थे पुराने डर्रे पे, ठीक है हो रहा है जैसा ठीक है। तो हम जब सभी दोस्त लोग बैठ कर के इस बारे में चर्चा करते थे कि कभी क्लासेज लेने असिस्टेंट प्रोफेसर आ नहीं रहे, अपने जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर बैठे हुए हैं, क्लास लेने के लिए बुलाया जा रहा है, तो इसके लिए हम कभी बैठ कर के जब बातें करते थे तो यही बातें करते थे कि इनके लिए कोई ना कोई इस तरीके से बनाया जाए कि अगर ये अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो इनके लिए इंक्रीमेंट लगाए जाएँ, इनका प्रमोशन किया जाए। अगर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनका रिजल्ट ख़राब आ रहा है, तो फिर इनका प्रमोशन रोक दिया जाए। तो इस तरीके की बातें डॉक्टर लक्ष्मण यादव मतलब दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं। क्योंकि परमानेंट रखना भी, ये खुद कह रहे हैं इस किताब में कि जो परमानेंट लोग हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, बस मस्ती कर रहे हैं। तो अब सबको परमानेंट कर दें तो हालात और भी ख़राब हो जाएंगे। परमानेंट रखो, लेकिन परमानेंट वालों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे करके रखना चाहिए। तो इस तरीके की बातें हैं इस किताब में। तो कमेंट करके बताना कि वीडियो में और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। आगे और भी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी किताबों के बारे में, जो नई नई किताबें मार्केट में आ रही हैं। ये किताब सोशल मीडिया पर बहुचर्चित है, ज़रूर पढ़ें। सरकार की कुछ मंशाओं पर सवाल उठाती है किताब कि वो किस तरीके से शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा में बदलाव कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।